नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। आज चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर जो वर्षों से भारतीय राजनीति, संविधान और समाज के केंद्र में रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। समर्थकों का कहना है कि इससे समानता और महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे, जबकि विरोधियों का तर्क है कि भारत की संस्कृति और धार्मिक विविधता को देखते हुए व्यापक सहमति और संवाद जरूरी है। तीन खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर आशीष हांडा हैं। सर नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। जगदीप सिंह है हमारे साथ, कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ दिनेश सिंह गेट। सर धन्यवाद, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जी साहिल जी, आपको, मेरे दोनों लर्नेड फ्रेंड्स को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मैं तो प्रतिस्पर्धी नहीं मानता जगदीश जी को, भले ही वो ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि भैया हम दोनों रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन, हम दोनों साइकिल के वो टायर हैं जो भले ही आज आगे या पीछे लगे हैं, पर दोनों के समन्वय के बिना ये देश की प्रगति की साइकिल आगे बढ़ नहीं सकती। खैर एनी हाउ, अपनी अपनी सोच का फर्क है। मैं आपसे भी ये कहूंगा साहिल जी, आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, जब आप पूछ रहे थे दिनेश जी से कि क्या ये यूसीसी का मामला कानूनी मुद्दा है या राजनीतिक मुद्दा है, मैं कहूंगा ना ये कानूनी मुद्दा है ना ये राजनीतिक मुद्दा है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। किस तरह से? क्योंकि धर्म के चश्मे से जिस तरह से कांग्रेस बार बार हर किसी चीज को दिखाने का प्रयास करती है भारत की भोली भाली जनता को, वो धर्म के चश्मे को उतार के संविधानिक समानता के चश्मे से अगर हम देखना शुरू कर दें तो हमें समझ में आएगा कि इनके युवा नेता राहुल गांधी जो संविधान की किताब हाथ में लहराते हुए घूमते हैं, जिसको शायद कभी पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा, उस संविधान का मूल ही है समानता का अधिकार। इसीलिए जो यूसीसी, जिसको हम इंग्लिश में फुल फॉर्म में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता, उसको लाना ये सिर्फ भाजपा की मंशा नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि भाई आप पारित क्यों नहीं करते। और दिनेश जी ने बताया कि सेंट्रल लेवल पे इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक 2/3 मेजोरिटी बीजेपी के पास नहीं है, तो इसलिए स्टेट वाइज स्टेट आप देखिएगा, पहले इसको इंप्लीमेंट किया गया उत्तराखंड में, गुजरात में, असम में और अब वेस्ट बंगाल में। क्या ये प्रयोग है या ये संयोग है कि ये सारी स्टेट्स ही भाजपा शासित राज्य हैं? कांग्रेस शासित राज्यों में कहीं भी महिलाओं को समानता का अधिकार देना उनको जरूरी नहीं लगता, और एक पर्टिकुलर समुदाय की तुष्टीकरण करना ही उनको अपने अस्तित्व का मूल, जिसको बोलते हैं, धारणा लगती है, जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। खैर एनी हाउ, वो क्या करेंगे उससे हमें लेना देना नहीं। हमें इससे लेना देना है कि जब हमारा संविधान ये कहता है, और भाजपा शुरू से इसको कहती आई है, एक देश एक विधान एक संविधान एक निशान, तो आप बताइएगा, अगर हमारे देश के अंदर एक कॉमन पीनल कोड है, जिसको हम लोग पहले सीआरपीसी के नाम से जानते थे और अब हम लोग भारत न्याय संहिता बीएनएस के नाम से जानते हैं, तो जब कॉमन पीनल कोड हो सकता है तो कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं हो सकता? अगर दिनेश जी को जानकारी में ना हो तो मैं बता दूं कि ये जो यूसीसी है ये धर्म को कहीं टच ही नहीं करता जनाब। क्यों नहीं करता? ये बेसिकली 5 चीजों को कवर करता है। पहला है मैरिज, मैरिज, दूसरा है डिवोर्स, तीसरा है इनहेरिटेंस, चौथा है एडॉप्शन और पांचवा है मेंटेनेंस एंड सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब आप सोच के बताइएगा, अगर एक महिला हिंदू परिवार में जन्म ली तो वो 18 साल की उम्र में शादी करेगी तो जायज, वरना नाजायज। लेकिन अगर वो एक मुस्लिम परिवार में जन्म ली तो 9 साल की उम्र में भी उसकी शादी करा दी जाए, उस बच्ची की शादी, तो भी उसको जायज ठहरा दिया जाएगा। क्या इसको आप समानता कहते हैं? अगर वो बच्ची हिंदू परिवार में जन्म ले तो वो एक बच्चे को गोद ले सकती है, अगर किसी वजह से उसका बच्चा नहीं हो रहा, वो लीगल माना जाता है और उसकी प्रॉपर्टी का हकदार भी बन जाता है। लेकिन वही बच्ची अगर मुस्लिम परिवार में जन्म ले तो उसको ये लॉ अलाउ ही नहीं करता इनहेरिटेंस करना, एडॉप्शन करना, यानी अगर वो ऐसा करेगी तो वो बच्चा नाजायज है और इसीलिए तलाक पे तलाक दिए जाएंगे। अगर वो बच्ची हिंदू परिवार में है तो उसको प्रॉपर मेंटेनेंस मिलेगी डिवोर्स के बाद भी। लेकिन अगर वो मुस्लिम परिवार में गलती से जन्म ले ली तो उसको सिर्फ कुछ हजार रुपए की मेहर मिलेगी।
अगर वो हिंदू परिवार में जन्म ली तो प्रॉपर डिवोर्स लेने का एक तरीका है, 6 महीने का सेपरेशन है और उसके बाद भी कोर्ट से डिवोर्स मिलेगा। लेकिन अगर वो मुस्लिम परिवार में जन्म ली तो हमारे दिनेश जी, सॉरी, जगदीप जी कहते हैं कि भैया मुस्लिम में बहुत ज्यादा अब एजुकेशन आ गई है। भाई अगर इतनी आ गई है तो आप बता दें, ट्रिपल तलाक बीजेपी को खत्म कराना पड़ा, लेकिन तलाके एहसन, तलाके बियन, तलाके किनिया, तलाके हसन आज भी प्रचलित ही हैं। क्यों है भाई वो? क्या ये महिलाओं का उत्पीड़न रोकना, उनको समानता का अधिकार देना, क्या ये गलत है? क्या एक मुस्लिम बेटी अपने पैतृक संपत्ति को इनहेरिट नहीं कर सकती? क्या उसको बेटों के समान अधिकार देना समानता के अधिकार का हनन करना है? ये बेसिक मूल प्रश्न, ऐसे बहुत सारे और प्रश्न हैं। और अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊं, अगर आप मुझे अलाउ करें साहिल जी, तो दिस इज नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आप अगर सोचिएगा, हमारे जो सिख भाई हैं, सिख भाइयों की मैरिज होती है आनंद मैरिज एक्ट 1905 के तहत, लेकिन उनका डिवोर्स होता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। क्या ये विचित्र बात नहीं है? और आगे बताता हूं और समझिएगा, यहां तक कि जो ज्यूज हैं, पारसीज हैं, ये भी अलग अलग एक्ट के तहत शादी करते हैं। मुस्लिम्स का जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 से गवर्न होता है, शरिया एक्ट जिसको कहते हैं। अरे भैया, जब तुमको दंड पाना है तो शरिया से नहीं पाना, क्योंकि वहां पे पत्थरों से मार मार के मार देने का प्रावधान है। तब तुम्हें बीएनएस चाहिए, सीआरपीसी चाहिए। लेकिन जब तुम्हें महिलाओं का उत्पीड़न करना है तो तुम कहते हो हम शरिया एक्ट को मान के चलेंगे। भैया, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे तो हो नहीं सकता। इसीलिए तो लॉ कमीशन, 22nd लॉ कमीशन ने जब 14 जून 2023 को 1 महीने के लिए रिकमेंडेशंस मांगी थी, 14 जुलाई 2023 तक, तो शायद हैरानी होगी जान के जगदीप जी को कि 7.5 मिलियन रिकमेंडेशंस आई थी, जिनमें से 99% ने कहा था यूसीसी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई थी। और भाजपा ये समानता का अधिकार देने के लिए अपने नागरिकों को प्रतिबद्ध है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 27 जून 2023 को भोपाल में पब्लिक रैली में कहा था कि इस देश में दो भाइयों के लिए दो कानून नहीं हो सकते, एक ही घर में रहने वाले दो बेटों के लिए दो अलग अलग सोच और मापदंड के तरीके नहीं हो सकते। धर्म के आधार पे हम किसी को दंडित करना है या नहीं करना, इसका फैसला नहीं कर सकते। जब हमने सिलेंडर धर्म देख के नहीं दिए, जब हमने जनधन खाते धर्म देख के नहीं दिए, जब हमने धर्म देख के वैक्सीन नहीं दी, तो आज हम धर्म देख के आपको बाकी सुविधाएं या बाकी आपके बीच में जो समानताएं हैं वो ना होने दें और एक पर्टिकुलर समाज का उत्पीड़न होते रहने दें, भले ही वो कुरीतियों से ग्रस्त है। ऐसा नरेंद्र मोदी जी के राज में तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो ध्येय है सबका साथ सबका विकास। और जब सबका विकास करना है तो समानता के चश्मे से सबको देख के ही एक साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए हाडा साहब ना, चाहे कुछ भी है मानना पड़ेगा, मतलब कमाल का रिप्रेजेंटेशन देते हैं अपनी पार्टी को। साहिल भाई, क्या है ना, इतनी देर से इसलिए कुछ बोलने के लिए आतुर हो रहा था क्योंकि जगदीप भाई के बेसिर पैर की बातें सुन के ना कान से खून सा निकल रहा था। क्या ये अच्छी अच्छी बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातें समझ में नहीं आती। इनके युवा नेता की तरह, इनके युवराज की तरह बड़े भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दलील और अपील दोनों जब इनके पास खत्म हो जाती हैं मुद्दे को लेके, तो कभी ये पेपर लीक की तरफ भाग जाते हैं, कभी राम मंदिर चोरी की तरफ भाग जाते हैं, कभी ये 2/3 मेजोरिटी पाने की भाजपा की कोशिश की तरफ भाग जाते हैं। भूल जाते हैं भाई मुद्दा सिर्फ यूजीसी है, मुद्दे पे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर ये कहते हैं जी अरुण गोविल ने, इस नेता ने कहा हम संविधान को जो है बदल देंगे। तो भैया क्या बड़ी बात हो गई? संविधान बदल देने का मतलब रिप्लेसमेंट नहीं होता, अमेंडमेंट होता है। और खुद कांग्रेस ने कितनी बार इस संविधान में अमेंडमेंट की है। आज अगर बीजेपी का नेता अमेंडमेंट की बात करता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। समझ नहीं आता कि इनके युवा नेता जो खुद को जनेऊ धारू हिंदू बताने के प्रयास में लगे रहते हैं, उन्हीं के स्पोक्स पर्सन ये मुस्लिम लीग के प्रवक्ता बन के क्यों बात कर रहे हैं। खैर एनी हाउ, आप ये समझिएगा, आपके दर्शक ये समझना और जानना चाहेंगे। कंक्लूडिंग कमेंट्स में ये कहूंगा कि यूसीसी क्या है? कॉमन सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑल इंडियंस। इसमें किसी भी समझदार व्यक्ति को, विवेक वाले व्यक्ति को दिक्कत हो ही नहीं सकती। कॉमन सेट ऑफ रूल फॉर ऑल इंडियन, इररिस्पेक्टिव ऑफ
कास्ट, सेक्स और रिलीजन, इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। और हम यूसीसी के माध्यम से मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन को छेड़ रहे हैं। हम आपके राइट ऑफ रिलीजन को छेड़ ही नहीं रहे, तो धर्म विशेष की जिसकी ये पैरवी करने का झंडा और डंडा लेके प्रयास कर रहे हैं उसकी कोई तुक नहीं है। क्योंकि अगर इन्हें पता हो तो असम में हेमंत बिश्व शर्मा ने इस एक्ट के लाने के बाद जो ड्राइव शुरू करी अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, 4000 लोगों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है। जो अगर ये एक्ट नहीं आता तो ये हम कैसे कर पाते? कोई भी समझदार आदमी ये जानना चाहेगा और समझना चाहेगा कि अगर 18 साल एक उम्र निर्धारित हो गई किसी महिला के लिए शादी के लिए, तो वो कहीं 9 कहीं 12 क्यों होनी चाहिए? बहुविवाह, पॉलीगैमी होनी चाहिए इस आज के समाज में या नहीं होनी चाहिए? अनाथ बच्चों को राइट्स मिलने चाहिए प्रॉपर्टी में, तो एडॉप्शन का भला होगा, उन बच्चों का भी भला होगा या नहीं मिलने चाहिए? पति पत्नी की तलाक की प्रक्रिया सेम होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? लड़कियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? शादी की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई भी समझदार व्यक्ति इन सवालों के जवाब दे सकता है जो अपने समाज को आगे ले जाने का प्रयास करेगा। लेकिन जो समाज को पीछे खींचने का प्रयास करेंगे उनको यह जानना पड़ेगा कि क्रिश्चियन, पारसी, जूस आज भी इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत गवर्न होते हैं। मुस्लिम होते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एक्ट 1937 के तहत। सिख मैरिज एक्ट होता है 1905 के तहत। हिंदू होता है 1937 के तहत। अरे इतने सारे एक्ट बना दिए अंग्रेजों ने जाते जाते, और पंडित नेहरू ने उसके बाद उनको एक नहीं किया, तो आज नरेंद्र मोदी को आके उनको एक करना पड़ रहा है। तुम्हारी नालायकियों को आज हमें कवर करना पड़ रहा है। इस समाज को, इस देश को एक रखने का प्रयास हमें करना पड़ रहा है, तो तुम्हारी नालायकियों को हम ठीक कर रहे हैं तो तुम्हें उसमें भी एतराज हो रहा है। अरे जब एक बात बताओ, जो जिस समाज विशेष का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, इंडोनेशिया, सुदान, पाकिस्तान, तुर्की, ये सारे वो देश हैं जो इस समाज, इस धर्म विशेष से भरे हुए हैं। मेजॉरिटेरियन मुस्लिम कंट्रीज के नाम ले रहा हूं, वहां पे भी यूसीसी इंप्लीमेंटेड है। गूगल करके देख लो। तो भारत में यूसीसी लाने में इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स और मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से बाहर कब आएंगे और नारी को उसका सम्मान दिलाने का प्रयास कब करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अभी इन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल का भी विरोध किया, लेकिन फिर भी हम अपने प्रयासों से, महिला सशक्तिकरण के अपने दृढ़ निश्चय से हम उस संकल्प को पूरा करेंगे, तो इस समाज की 50% वोट्स वैसे ही इनकी कटने वाली हैं। जो 400 से 99 पे आ गए, दूर नहीं। जब मोदी जी ने कहा था कि ये दर्शक दीर्घगृह में बैठे हुए दिखाई देंगे, ऑपोजिशन में भी दिखाई नहीं देंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो भूल ही जाइए, क्योंकि जो सबके साथ नहीं दे सकता वो सबका अपना कैसे हो सकता है? ये बार बार कहते हैं थोपा गया, लाया गया, बड़े बड़े वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। भैया लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट में कौन बनाता है? एमपी बनाते हैं। आप और मैं नहीं बनाते हैं। एमपी को कौन चुनता है? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 20 से 25 लाख लोग अपना प्रतिनिधित्व करते हुए उस व्यक्ति को एमपी चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं, और वहां बैठे एमपीज में जब वोटिंग होती है उसके बाद कोई भी एक्ट लॉ में कन्वर्ट होता है, चाहे वो लोअर हाउस हो चाहे अपर हाउस हो, तो ये गैर कानूनी कैसे हो गया? असंवैधानिक कैसे हो गया? थोपा हुआ कैसे हो गया? बेसिर पैर की बातें। कहते ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बस इसके अलावा इनके हाथ में अब कुछ बचा नहीं। ना इनके पास नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, और ये जनता देख रही है। देखिए हाडा साहब ना, चाहे कुछ भी है मानना पड़ेगा, मतलब कमाल का रिप्रेजेंटेशन देते हैं अपनी पार्टी को। राहुल गांधी से पूछ लो ममता वंदन करना है या नहीं करना, पहले पूछ लो राहुल गांधी जी से। देखिए जगदीप जी मेरे लर्नेड फ्रेंड हैं, इसलिए मुझे कई बार हैरानी होती है, क्योंकि ही इज सपोज टू फॉलो हिज पार्टी लाइन। जब राहुल गांधी ये बयान देते हैं कि ममता दी के कुनेतृत्व की वजह से, कुनीतियों की वजह से, कुशासन की वजह से बीजेपी को वेस्ट बंगाल में आने का मौका मिला, तो वो ममता दीदी की तारीफ नहीं कर रहे। और यहाँ पे उन्हीं के जगदीप जी गलत नहीं, जगदीप जी गलत नहीं, जगदीप जी गलत बात है। आपने सब झूठ बोला, लेकिन मैंने सुना, मैंने कड़वा घूंट पिया, विष का आपके सारे झूठों को ग्रहण किया।
तो राहुल गांधी और इनकी वक्तव्य और लाइन एक ही होनी चाहिए, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं एक समझदार स्पोक्स पर्सन से, जो कि यहां भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है। इनका वेस्ट बंगाल का मेन व्यक्ति कौन है? अधीर रंजन चौधरी। उस अधीर रंजन की और इनकी एक ही बात है क्या? उससे पूछो अधीर रंजन से। ममता महिमा मंडल करना चाहता है क्या वो, जो यहां बैठ के जगदीप जी ममता महिमा मंडल के जाप कर रहे हैं? अपनी पार्टी लाइन ही भूले बैठे हैं। इनसे क्या मैं और बहस करूं? दूसरी बात, ये कहते हैं कि भैया ये संविधानिक रूप से कैसे होगा। बच्चे बच्चे को पता है भाई साहब, संविधानिक रूप से पार्लियामेंट में होगा, उसके बाद स्टेट्स में होगा, और थोड़े दिन रुक जाइए, 2/3 मेजोरिटी हमारे पास आएगी तो हम इसको नेशनल लेवल पे भी इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, और डिलिमिटेशन हो चाहे वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, सब पास करके दिखाएंगे। आप देखते रहिएगा, तालियां बजाते रहिएगा, हाथ मलते रहिएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है क्योंकि सर। हमारे साथ प्रभु राम का आशीर्वाद भी है और जनता का साथ और समर्थन भी है। ठीक, समय देने के लिए डॉक्टर आशीष आनंद जी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल एक कानून नहीं बल्कि संविधान, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक विविधता से जुड़ा एक व्यापक विषय है।